नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं योगीज गाइड टू C++ में। अपने इस वीडियो में हम पहला C++ प्रोग्राम लिखेंगे और मेरे ख्याल से यह वह वीडियो है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अभी तक C प्रोग्रामिंग में जो भी सीखा है या आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, आप उन सभी प्रोग्राम्स को C++ प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि C प्रोग्रामिंग में आपने जो भी सीखा है वह बेकार नहीं गया, वह एज इट इज आप C++ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से C++ प्रोग्राम को लिखा जाता है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में जब आप यह वीडियो देख लेंगे तो आप किस चीज के लायक हो जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड राइट द मिनिमल स्केलेटन ऑफ C++ प्रोग्राम। मिनिमल स्केलेटन से मेरा मतलब है कि कम से कम जो भी लाइन लिखी जाती हैं एक C++ प्रोग्राम लिखने के लिए, वह आप लिख भी पाएंगे और उनका मीनिंग भी आप बता पाएंगे। आप C++ प्रोग्राम्स लिख पाएंगे बिना क्लासेस के। तो क्लासेस ही मेन फैक्टर है जो C और C++ को अलग करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितना भी अभी तक आपने C प्रोग्राम्स लिखे हैं उन सभी प्रोग्राम्स को आप C++ प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। या फिर अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाती है तो आप बिना क्लास के, जैसे अभी तक आप C प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते थे, ठीक वैसे ही C++ में भी आप उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूज C in एंड C out। आप C in और C out का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। आप C++ प्रोग्राम्स में कमेंट का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और खास बात कि आप कोड ब्लॉक्स आईडी का इस्तेमाल करते हुए एक C++ प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करना और रन करना सीख जाएंगे। अब आते हैं मेन बात पर। अब हमको अपना पहला C++ प्रोग्राम लिखना है और हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो हम कैसे करेंगे? तो जो C++ प्रोग्राम है वह यह है। और जब भी आप मेरी स्लाइड्स देख रहे हो और आपको अगर यह आइकन दिखाई देता है, यह कोड ब्लॉक्स का आइकन दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि हम सोर्स कोड लिखने वाले हैं। यह जो कोड आप देख रहे हैं, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप वह C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके जरिए हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, हम कोड ब्लॉक्स ओपन करते हैं और उसमें C++ प्रोग्राम को लिखते हैं। यह कोड ब्लॉक्स IDE मैंने ओपन की है और जब आप इसमें C++ प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो आप जाएंगे फाइल मेन्यू पर, न्यू पर क्लिक करेंगे और एक एम्प्टी फाइल पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपने जो नई फाइल क्रिएट की है वह untitled1 नाम से दिखाई दे रही है और ठीक ऐसे यहां भी दिखाई देगी। और इसके पीछे जो स्टार मार्क लिखा है वह दिखाता है कि इस फाइल अभी तक सेव नहीं की गई है। जब भी आप अपनी फाइल में कोई चेंजेस करेंगे और आप सेव नहीं करते हैं तो यह स्टार मार्क दिखाई देगा। तो सबसे पहला काम है हमारा इस फाइल को सेव करना। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूं। फाइल मेन्यू पर जाइए और सेव फाइल पर क्लिक कर दीजिए। मैंने इस फाइल को नाम दिया फर्स्ट। और क्योंकि हम C++ फाइल बना रहे हैं तो याद रखिएगा अब आपको एक्सटेंशन देना है .cpp। यह इंडिकेट करता है कि आप C++ टाइप की फाइल बनाना चाहते हैं और उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करेंगे तो आप देखेंगे फाइल का नाम यहां भी दिखाई देगा और यहां पर भी दिखाई देगा। अब हमको अपना पहला C++ प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड। अब यहां पर हेडर फाइल लिखेंगे और हमारे C++ में जो हेडर फाइल है वो है IOStream। C++ में आप .h नहीं लगाते हैं हेडर फाइल के आगे, थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमें लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन लगा देना है। और इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन int main मेन। मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी करली ब्रेसेस पर और एंड होगी करली ब्रेसेस पर और इसके बीच में आप जो काम करना चाहते हैं वही आप लिखेंगे। तो हमने लिखा C out हेलो वर्ल्ड। लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और फाइनली आप लिखेंगे रिटर्न 0। और क्योंकि अब हम चेंजेस कर चुके हैं इस फाइल में तो आप देख रहे हैं कि यहां पर स्टार मार्क आ रहा है, इसलिए इसको सेव करना जरूरी है। आप Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं या फिर आप इस आइकन से सेव कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या वास्तव में यह प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हमको इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए आप जाइए बिल्ड मेन्यू पर। बिल्ड मेन्यू में बिल्ड पर जब आप क्लिक करेंगे, बिल्ड मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो यह प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। यहां पर इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, बिल्ड लॉग पर। जब आप कंपाइल कर रहे होंगे तो जो भी लॉग होगा कंपाइलेशन के दौरान वो सभी आपको यहां पर दिखाई देगा। तो मैं कंपाइल करता हूं। देखिए क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। उसका लिंकिंग के पास गया, लिंक हुआ और फाइनली क्या क्रिएट किया, फर्स्ट डॉट exe फाइल क्रिएट की। तो ये फर्स्ट डॉट exe फाइल क्रिएट हो चुकी है और अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आपको दोबारा से बिल्ड मेन्यू पर जाना होगा और उसके बाद रन मेन्यू आइटम पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और यही हम करना चाहते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। थोड़ा गौर कीजिएगा। अब हम इसके एक एक लाइन को समझेंगे जिससे हमें समझ में आए कि प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहली लाइन की, लाइन नंबर 1 की बात करेंगे। तो हैश आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इसे बोलते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। यह इंडिकेट करता है कि इस लाइन को किसके पास भेजा जाए, प्री प्रोसेसर के पास भेजा जाए, ना कि कंपाइलर के पास भेजा जाए। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है और यहां पर उसको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि इंक्लूड किया जाए। किसको इंक्लूड किया जाए, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड किया जाए। आईओ स्ट्रीम की फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर वह सोर्स कोड है जो इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है और इस प्रोग्राम में हमको एक आउटपुट देना था, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाना था। इसलिए क्योंकि हम सी आउट का इस्तेमाल करना चाहते थे इसलिए हमको आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ा। सी प्रोग्राम में और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक जो डिफरेंस आप देखेंगे वह है डॉट एच एक्सटेंशन का। आपने देखा यहां पर डॉट एच नहीं लिखा हुआ है। जो डॉट एच लिखा जाता था वह पुराने कंपाइलर्स में लिखा जाता था। अभी कंपाइलर्स में डॉट एच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये जो चेंजेस किए गए हैं, मतलब अब सिर्फ आईओ स्ट्रीम लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, एक नेम स्पेस बनाना पड़ा। तो इस नेम स्पेस के अंदर आईओ स्ट्रीम नाम से लाइब्रेरी है। आप इसको ऐसा समझिए कि एक प्रॉपर एरिया है, इस एरिया के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सी लाइब्रेरीज हैं इस एरिया के अंदर। और जब भी आप इनमें से किसी एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस नेम स्पेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपको पूरे नेम स्पेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपको पूरे नेम स्पेस को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो यहां पर पहली लाइन कह रही है कि आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को, मान लीजिए यह आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी है, इसको इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी खुद स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है। यह है एसटीडी, एसटीडी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड। इसलिए हमको इस प्रोग्राम में बताना पड़ा कि हम किस नेम स्पेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम यह लाइन नहीं लिखेंगे तो वह आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी तक ही नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले हमको एक्सेस चाहिए नेम स्पेस की और उसके बाद ही हम किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इस सेकंड लाइन को लिखा जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आपको ठीक ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वह स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर ही अवेलेबल है। अब आते हैं लाइन नंबर 4 पर। लाइन नंबर 4 में मेन फंक्शन दिया है और आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। फंक्शन कैसे पता लगता है, जब भी आपको किसी आइडेंटिफायर के आगे यह वाले ब्रैकेट मिल जाएं, 2 ब्रैकेट्स, तो समझ जाइए कि यह एक फंक्शन है। सी और सी प्लस प्लस में तो कम से कम यही सिंटैक्स फॉलो होता है। तो मेन फंक्शन के बॉडी स्टार्ट होती है इस कर्ली ब्रेसेस पर और एंड होती है इस कर्ली ब्रेसेस पर। और आप जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं, आप जो भी काम करवाना चाहते हैं, वह आपको मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर ही लिखना होता है। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने यहां लिखा है रिटर्न 0, यानी कि 0 रिटर्न कराया जाए। तो अब मैं आपको यहां पर 2 चीज समझा देता हूं कि ये INT यहां पर क्यों लिखा है और यहां पर रिटर्न 0 क्यों लिखा है, इसका क्या मीनिंग है।
क्योंकि एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन देखा है मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में, चाहे वह किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उन सभी को लगता है कि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होना चाहिए वॉइड, जबकि ऐसा सही नहीं है, वह गलत है। तो इस चीज को मैं जरा क्लियर कर देता हूं यहां पर। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या दिया है मैंने? इंटीजर दिया है। तो यानी कि क्या रिटर्न कर रहा है? यह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि मेन फंक्शन तो खुद पहला फंक्शन होता है जो कॉल किया जाता है, तो ये किसको रिटर्न करेगा? तो ऑब्वियस है कि मेन फंक्शन को भी कोई कॉल करता होगा, और कौन कॉल करता है? जैसे ही हम यह समझ जाते हैं वैसे ही हम समझ जाते हैं कि इंटीजर रिटर्न टाइप क्यों चाहिए। देखिए, आपके कंप्यूटर को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है हार्डवेयर को मैनेज करने की। हार्डवेयर के जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरी है या प्रोसेसर है, ये सभी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, जिनको आजकल एप्स कहने लगे हैं या सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम ये क्या बना रहे हैं? एक C++ प्रोग्राम से हम क्या बनाते हैं? एप्स बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ये किससे कम्युनिकेट करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगी। क्यों कम्युनिकेट करना है इसको? क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाए, उसको कोई ना कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज तो चाहिए ही। आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट भी होती है, रैम की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो जब रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज मैनेज करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो आपकी एप्लीकेशन किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगी कि मुझको इतना प्रोसेसर और इतनी रैम की आवश्यकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ, और वह रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है, ओएस उनको मैनेज करता है, और फाइनली ओएस एप्लीकेशन को वो सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है। एक बार एप्लीकेशन के पास सभी रिसोर्सेज आ गए, हार्डवेयर रिसोर्सेज आ गए, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो सकती है। अब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, और रन होने के बाद वह टर्मिनेट हो गई। तो जब आपने डिमांड किया था ऑपरेटिंग सिस्टम से कि मुझको मेमोरी भी चाहिए और मुझको रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताएं कि एप्लीकेशन शट डाउन हो रही है, एप्लीकेशन टर्मिनेट हो रही है, और जितने भी रिसोर्सेज आपने मुझे एलोकेट किए थे वह सभी रिसोर्सेज अब आप फ्री कर दीजिए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताना चाहते हैं कि यह प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। कब बताना चाहते हैं? जब मेन फंक्शन टर्मिनेट हो जाए। और जब भी कोई फंक्शन टर्मिनेट होता है तो वो कुछ रिटर्न करता है, और इसीलिए हम मेन फंक्शन में लास्ट में रिटर्न 0 लिख रहे हैं। 0 इंडिकेट कर रहा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है, बिना किसी प्रॉब्लम के टर्मिनेट हुआ है। और 0 रिटर्न करना चाहते हैं, इसलिए 0 एक क्या है? इंटीजर वैल्यू है। इसलिए हमको मेन का रिटर्न टाइप क्या रखना पड़ेगा? इंटीजर रखना पड़ेगा। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिसीव हुआ, वह समझ जाता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है, और जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज इसने अलोकेट किए थे आपकी एप्लीकेशन को, वह सभी फ्री कर दिए जाते हैं जो दूसरी एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बहुत बड़ा गेम अगर आपने बनाया है, तो 1 GB रैम वह ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन टर्मिनेट होने से पहले आपने नहीं बताया ओएस को, तो क्या होगा? वो 1 GB जो रैम है वो ऑक्यूपाई दिखाता रहेगा, और वो किसी और एप्लीकेशन को असाइन नहीं हो पाएगी। इससे धीरे धीरे सिस्टम स्लो हो जाएगा और फाइनली हैंग हो जाएगा। इसलिए हमको बताना जरूरी है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है, और सक्सेसफुल टर्मिनेशन बताया जाता है 0 से। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि आप यहाँ पर मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों रखते हैं और रिटर्न 0 क्यों करते हैं। अगर 0 के अलावा कुछ और ओएस के पास पहुंचता है तो वह समझ जाता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हुआ है, किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ टर्मिनेट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वह मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को और एप्लीकेशन को भी। तो जितना अभी तक मैंने आपको समझाया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और एट्थ लाइन, ये सभी लाइन क्या बना रही है? मिनिमल स्केलेटन। मतलब इतना C++ प्रोग्राम तो आपको हमेशा लिखना ही है। उसके बाद वारी आती है जो हम वास्तव में करवाना चाहते हैं। हम क्या करवाना चाहते थे अपने प्रोग्राम से? हम चाहते थे कि हेलो वर्ल्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाए। इसके लिए C++ प्रोग्राम में सी आउट का इस्तेमाल करना पड़ता है। C प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करते थे प्रिंट एफ फंक्शन का, लेकिन C++ में आप इस्तेमाल करते हैं सी आउट। कंसोल आउटपुट आप इसको अगर कहेंगे तो आप याद रख सकते हैं। और स्टैंडर्ड कंसोल कौन होता है? कंप्यूटर स्क्रीन होती है।
कंप्यूटर स्क्रीन स्टैंडर्ड कंसोल होता है, इसलिए कंसोल आउट करना है आपको। क्या आउट करना चाहते हैं आप? एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को आउट करना चाहते हैं। और ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप देख रहे हैं, इसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये गलत नहीं है। थोड़ी देर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपनी स्लाइड्स में। तो आप समझिए सी आउट का जो सिंटैक्स होता है क्या होता है, पहले आप लिखेंगे सी आउट, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद वह स्ट्रिंग लिखेंगे जो आप प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और फाइनली लगा देंगे आप सेमीकोलन। इस तरह से आप C++ का एक छोटा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा, और ना सिर्फ समझ में आया होगा बल्कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की, कि हम C++ प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो दो तरह के कमेंट्स होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक वैसे ही लिखना है जैसे कि आप सी प्रोग्राम में लिखते आए हैं, इस तरह से। जब भी आप किसी लाइन को कमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह स्लैश लगाने पड़ेंगे। 2 स्लैश लगा दीजिए, वह लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरे तरह के कमेंट होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। जब भी आप एक से ज्यादा लाइन को कमेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लाइंस के स्टार्ट में स्लैश स्टार और एंड में स्टार स्लैश लगाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे सी प्रोग्राम में आप करते आए हैं। एक बार इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है first.cpp, इसमें ही हम कमेंट लगाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो यहां देखिए कोड ब्लॉक्स में कलर कोडिंग इस तरह से होती है कि आपको अपने आप पता लग जाता है कि यह एक कमेंट है। यह फेडेड आया है तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोग्राम में, और सही बात भी है, ये एक कमेंट है। अगर मैं यहां पर सिर्फ एक स्लैश लगाता हूं तो अब यह गलत हो गया, अगर नहीं लगाता हूं तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो आपको डबल स्लैश लगाना है और इस तरह से आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। अब बारी आती है मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने की। कैसे लिखेंगे आप लगाइए स्लैश स्टार और दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट, और आपको बाद में लगाना होगा स्टार स्लैश। तो अब इस तरह से सिर्फ ये 3 लाइन ही क्या है, कमेंट है। तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट इस तरह से लगा सकते हैं और सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से लगा सकते हैं। इस प्रोग्राम पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ कमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल आप यहां से कर सकते हैं, और रन करता हूं तो देखिए आउटपुट वही आएगा, हेलो वर्ल्ड। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिर सवाल आता है कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाए। उसका उत्तर मेरे पास है। कमेंट्स का आप इस्तेमाल करिए अपने सोर्स कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए। अगर आप कभी किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं तो आप जानते होंगे कि एक बार आप कोड लिख देते हैं और आप 15 दिन बाद या 20 दिन बाद देखें तो आप खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने यह फंक्शन किस लिए बनाया था, या फिर मैंने यह लाइन क्यों लिखी थी। इसलिए आप कमेंट का इस्तेमाल क्यों करिए, अपने सोर्स कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए, जिससे आप जब भी बाद में कभी इसको खोलें तो आपको समझ में आ जाए कि आप किसी फंक्शन को क्यों बना रहे थे या किसी लाइन का इस्तेमाल आप क्यों करना चाह रहे थे। अब बात करते हैं C++ प्रोग्राम विद वेरिएबल्स। अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है वह सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम है और उसमें हमने किसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि आप C सीख चुके हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब C++ प्रोग्राम में वेरिएबल्स की बात आए तो क्या करना चाहिए वो जरा समझ लेते हैं। तो इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं कि ये कोड ब्लॉक्स का आइकन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। अब हमको लिखना है एक प्रोग्राम, write a C++ program that accept an integer value and print it। तो हमको एक प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करे और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट कराए। तो यह वह प्रोग्राम है। तो बजाय यहां पर एक्सप्लेन करने के मैं डायरेक्ट कोड ब्लॉक्स में इस प्रोग्राम को लिखता हूं और वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस प्रोग्राम को तो सेव कर देते हैं एक नए नाम से, जिससे आपको सही फाइल्स दी जा सके। और इसको सेव किया फर्स्ट विद var.cpp। C++ एक्सटेंशन देना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो यह प्रोग्राम C++ प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। सेव कर देते हैं। सबसे पहले एक कमेंट हटाते हैं और उसके बाद यह कमेंट हटाते हैं, यह लाइन हटा देते हैं। अब आप जो देख रहे हैं यह क्या है, यह मिनिमल स्केलेटन है C++ प्रोग्राम का, और हम चाहते हैं एक वेरिएबल यूजर से इनपुट लेना। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया i। ठीक वैसा ही है जैसा सी प्रोग्रामिंग में था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनपुट लेना चाहते हैं तो बदल जाती हैं बहुत सारी चीजें।
सी में किस तरह से लेते थे, स्कैनएफ फंक्शन के जरिए, लेकिन सी प्लस प्लस में कैसे लेते हैं, सी इन। आप इसको कैसे पढ़िए, कंसोल इन, सी इन आप लिखेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और फिर आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको आप इनपुट लेना चाहते हैं और सेमीकोलन लगा देंगे। इतना आसान है सी प्लस प्लस में इनपुट लेना किसी वेरिएबल का। सी प्रोग्रामिंग में आपको एड्रेस ऑपरेटर का, यानी आप इस तरह का सिंबल लगाते तभी स्कैन होता था, नहीं तो नहीं होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मली लिखना है। और उसके बाद हम इनपुट ले चुके हैं तो अब हम आउटपुट देना चाहते हैं, तो सी आउट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और आई को प्रिंट कर देते हैं। तो यह वह सिंपल सा प्रोग्राम है जो आप लिखना है। क्या किया है हमने, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर इनपुट लिया है और यहाँ पर आउटपुट दिया है। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी एरर नहीं आ रही है और अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन किया तो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब है किसी वैल्यू की डिमांड कर रहा है। जब ब्लिंक हो रहा है तो किस लाइन पर है, 7 नंबर लाइन पर है, हमने वैल्यू दी 5, तो लाइन नंबर 8 पर आएगा तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। एंटर प्रेस करता हूं, देखिए 5 प्रिंट हो गया। और आप किसी भी की को प्रेस कर दीजिए इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। इस तरह से आप वेरिएबल्स के साथ C++ प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सी इन और सी आउट को डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस सी और C++ में आपने देखा है वह है प्रिंटएफ की जगह सी आउट का इस्तेमाल और स्कैनएफ की जगह पर सी इन का इस्तेमाल। तो जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप देख रहे हैं यह है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही, लेकिन C++ में इसको बोला जाता है आउटपुट ऑपरेटर, और इसको सी आउट के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सी में जिस तरह से आप इस्तेमाल करते थे ठीक वैसे यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप सी आउट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यह राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, लेकिन जब भी आप सी इन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको इनपुट ऑपरेटर बुलाया जाएगा, तो इसका नाम इनपुट ऑपरेटर हो जाएगा। ये दोनों ऑपरेटर किसी भी C++ डेटा टाइप को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो यहां पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात ही नहीं की। प्रिंटएफ जब आप करते थे इंटीजर है तो %d लगाते थे, स्कैनएफ करते थे तो भी आप %d, %c, %f इन सब का इस्तेमाल करते थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर की हम यहां पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि C++ के जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सभी को आउटपुट ऑपरेटर और इनपुट ऑपरेटर हैंडल कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इन अ सिंगल सी इन स्टेटमेंट वी कैन यूज मोर देन वन वेरिएबल, ये बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक ऐसा ही सी आउट के केस में भी है, और ठीक ऐसे ही सी आउट, इन अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट यू कैन प्रिंट मैनी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर यह कोड ब्लॉक्स का आइकन रखा है स्लाइड के अंदर। तो जरा समझ लेते हैं इस चीज को। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था, अब हमने वेरिएबल 2 कर दिया, आई और जे। अब मैं दोनों ही वेरिएबल को इनपुट कराना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, सेम एक ही लाइन में बस सी इन के आगे आप दोबारा से ऑपरेटर लगाइए। अब इसको क्या बोलेंगे, इनपुट ऑपरेटर बोलेंगे। इनपुट ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। ठीक ऐसे ही जब आप आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट ऑपरेटर लगाना है और उस वेरिएबल को लिख दीजिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक ही सी इन स्टेटमेंट में, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सी इन स्टेटमेंट, मैं सी इन फंक्शन नहीं बोल रहा हूं। सी इन स्टेटमेंट में आई और जे दो वेरिएबल्स को आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स का आउटपुट दे सकते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर नहीं आती है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, और रन करते हैं। तो अब पहले वेरिएबल की डिमांड की जा रही है, यानी कि आई की मैंने दिया 5, और अब डिमांड की जा रही है जे की, मैंने दिया 7। और अब क्या होगा, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए 5 और 7 प्रिंट हुआ, लेकिन दोनों पास पास प्रिंट हुए। इसमें स्पेस चाहिए हमको, तो कैसे कर सकते हैं हम स्पेस कैसे दे सकते हैं, आई और जे के बीच में आप कोई कांस्टेंट भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने स्पेस बनाया थोड़ा सा, मतलब एक और ऑपरेटर लगाया, इनपुट एक और आउटपुट ऑपरेटर लगाया, और इनके बीच में कॉमा प्रिंट कर दिया। तो आप जानते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको डबल कोट लिखना पड़ता है, तो डबल कोट के बीच में कॉमा लिख दिया है, तो अब ये एक तरह से कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ये कांस्टेंट कॉमा प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी।
अगर आप चाहते हैं स्पेस भी दिया जाए तो आप कॉमा के पहले और बाद में भी स्पेस दे दीजिए। अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब देखिए मैंने दी वैल्यू 1 और 4, क्या प्रिंट होगा 1,4। तो आपने देखा सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं एक ही लाइन में, और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से एक C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता था कि आपने अभी तक जितना भी C में सीखा है वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी काम का है। बस आपको क्या करना है, प्रिंट एफ की जगह पर सी आउट का इस्तेमाल करना है और स्कैन एफ की जगह पर सी इन का इस्तेमाल करना है, और हेडर फाइल पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं श्योर हूं कि आपको बहुत से क्वेश्चंस आए होंगे, क्योंकि यह सडन चेंज है सी से C++ की तरफ, और अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस जरूर पूछें। क्वेश्चंस आप हमारे LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछ सकते हैं, जिसका एक्सेस आपके पास है, और आप yogendra@learnbyboch.com पर मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे ईमेल कर दें yogendra@learnbyboch.com पर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर करूं। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।